आज दैनिक ट्रिब्यून के संवाद मंथन कार्यक्रम में एक विशिष्ट साहित्यिक हस्ती हैं और वैसे उनके बारे में पूरा हरियाणा, पंजाब, हिमाचल ये समेत पूरा भारत जानता है, लेकिन उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं से अवगत कराने का मैं इस कार्यक्रम में प्रयास करूँगा। डॉक्टर तिरखा जी की जन्म 1945 9 जुलाई को हुआ है। पाकपट्टन पाकिस्तान में हुआ था और उसके बाद जो विभाजन की त्रासदी है वो पूरे परिवार ने झेली है और उन्होंने लिखा भी है कि 2 दशक इसी में गुजरे हैं। लेकिन उस ऊहा-पोह में भी परिवार में साहित्यिक संस्कार थे। पिता गणपत राय जी हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फ़ारसी, पर्शियन इसके अच्छे जानकार थे, अच्छे पाठक थे और माँ कृष्ण भक्ति के भावों से उनके सृजन को भरती रही है। ताऊ जी भी जो थे वो शेर शायरी और जो सूफ़ी साहित्य है उसके प्रति आग्रही थे। तो डॉक्टर तिरखा जी का पहला परिचय ये है कि वो इस समय उर्दू अकादमी, हरियाणा की उर्दू अकादमी के निदेशक हैं। मैं जब 2001 में चंडीगढ़ आया था तो 2001 में तिरखा जी साहित्य अकादमी के निदेशक थे और आज भी वो बड़ी भूमिकाओं में हैं। पिछले 2.5 दशक में उनकी सृजन की यात्रा में अकादमी में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं और तमाम रचनात्मक कार्यक्रम शुरू हुए, जो मानदेय कार्यक्रम जो रुके हुए थे साहित्यकारों के सम्मान के, और कई साहित्य चेतना यात्राएं थी। इस दौरान बड़े रचनात्मक कार्य हुए। तो ज़्यादा लंबे विस्तार में न जाते हुए मैं तिरखा जी से पहला प्रश्न ये करूँगा कि 1964-65 के आसपास वो हिंदी मिलाप से उनकी पत्रकारिता की शुरुआत होती है। उसके बाद जो है कई समाचार पत्रों में, जिस पत्रिका का जो हरियाणा संस्करण था उसके संपादक रहे, फिर जनसंदेश के संपादक रहे। इसके अलावा और तमाम पत्र पत्रिकाओं से, ट्रिब्यून समूह से भी 1 दशक का उनका नाता रहा है। तो मेरा पहला प्रश्न तिरखा जी से यही है कि वो मूल रूप से एक पत्रकार थे या एक साहित्यकार थे? मैं समझता हूँ कि साहित्यिक पत्रकारिता भी एक विषय है, मेरा रहा है, मेरा प्रिय विषय रहा है। लेकिन जब मैं सक्रिय पत्रकारिता या सकारात्मक पत्रकारिता या सार्थक पत्रकारिता आप कह लीजिए, उस दिशा की ओर जब मैं उन्मुख हुआ तो उस वक्त मेरे सामने नितांत विशुद्ध पत्रकारिता होती थी, जो उसके बेसिक मूल रूप से जो सिद्धांत थे पत्रकारिता के, मूल एक आधार, कुछ एक मापदंड, उनके प्रति मेरी समर्पण भावना जो है वो पूरी तरह से रही है। और मैंने उस वक्त ये प्रयास किया है कि जब मैं डेस्क पे हूँ या फील्ड में हूँ तो उस वक्त अपने उस व्यवसाय की जो भी अपेक्षाएं हैं उन पर खरा उतरूं और पाठक और जो लेखक या घटनाक्रम का जो प्रस्तुतिकरण है उसके बीच में एक पुल का काम करूं। तो ये मेरा एक प्रकार से मूल रूप से ये संकल्प रहा है। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से आप संबद्ध रहे हैं, नवभारत टाइम्स से भी आपको जुड़ाव रहा है। हाँ जी। लेकिन मैं समझता हूँ कि जनसंदेश टाइम्स में एक फुल फ्लेज संपादक के रूप में आप आए। वो पहले विश्वमानव में था, मैं उस दिनों विश्वमानव में सहारनपुर में काम कर रहा था। तो एक स्वतंत्र संपादक के रूप में आपको पहली बार देखा, तो ये कितनी बड़ी चुनौती थी एक संपादक के रूप में? नहीं, चुनौती ये 2 पक्षीय होती है। एक तो ये कि आप उस समाचार पत्र का एक आईना बन जाते हैं, दर्पण बन जाते हैं, प्रतीक बन जाते हैं और आपको उस समाचार पत्र या समाचार पत्र समूह की जो गरिमा है उसका पूरा पूरा ध्यान रखना पड़ता है और उन मूल सिद्धांतों से आप हट नहीं सकते जो पत्रकारिता में निर्दिष्ट होते हैं, उसके पाठ्यक्रमों में भी और उसके नियमित रूप से जो बदलता हुआ स्वरूप है उसमें आपकी जो प्रतिबद्धता है वो मूल रूप से समाचार और विचार के प्रति बनी रहती है। मेरे ख्याल से 65-66 के आसपास आपकी पहली पुस्तक आई थी, पाषाण युग, और उससे पहले 66 के आसपास आपकी पहली रचना जो मिलाप में छपी थी वो एक कविता थी। तो आपकी प्रिय विधा क्या है? आपने साक्षात्कार भी बहुत किए हैं, संस्मरण भी आपके काफ़ी हैं, तो साहित्यिक विधा में सबसे दिल के करीब कौन सी विधा? मैं समझता हूँ कविता सबसे ज़्यादा मेरे मन के करीब रही है और उसमें मैं बड़ी आसान एक प्रकार से सहज रूप से मैं अपने मन की भावनाओं को और अपने परिवेश की जो
परिस्थितियां हैं उनको अच्छे ढंग से बयान करने में मुझे लगा कि मैं ज़्यादा सफल रहूँगा और मैंने उसी को चुना। कविता के साथ गज़ल पर भी आपने साधिकार लिखा जी है। जी जी। तो कहीं जो पाकपट्टन में बाबा फरीद शाह की जो दरगाह का जो वातावरण था, उसने कहीं कहीं आपके सूफ़ी से जैसे आपने ज़िक्र भी किया कि आपके जी ताऊ जी भी और पिताजी भी सृजन पृष्ठभूमि जी से जी आते हैं। जी। तो ये उसका प्रभाव था या अंदर से आप कुछ महसूस नहीं, मेरे ख्याल में ये संवेदनशीलता उस समय की एक प्रकार से उस समय का संस्कार था। मेरा जन्म जिस घर में हुआ, जिस आवास में हुआ, वो बाबा फरीद साहब की दरगाह से एक मकान छोड़कर दूसरे मकान में हम लोग रहते थे, हमारा परिवार रहा करता था। और लगभग हर रोज़ जैसे हम मंदिर में जाते थे, बेशक वो लाहौर के मंदिर हैं या कटासराज के हैं, इन जगह जाते, ये हमारी तीर्थ यात्राएं होती थी मूल रूप से। लेकिन दरगाह पर जाना ये भी एक हमारे संस्कारों में शामिल था। तो मेरा जन्म हुआ तो उस वक्त भी मेरे पिताजी के एक मित्र मुस्लिम थे, अली अहमद खान साहब, तो वो मुझे तौलिए में लपेट कर सबसे पहले दरगाह पर ले गए और बाबा फरीद साहब की जो समाधि है उसको छुआया और एक प्रकार से उनका आशीर्वाद लिया। और वो आशीर्वाद के साथ मेरे ख्याल में संस्कार भी बीच में आते गए। और पिताजी यद्यपि मूल रूप से संस्कृत के विद्वान थे और अरबी भाषा और पर्शियन जी। दोनों में उनका विशेष रूप से उनकी जो बीए थी उसमें स्पेशल बीए ऑनर्स इन ब्रैकेट में लिखा होता था पंजाब विश्वविद्यालय की डिग्रियों में भी कि बीए ऑनर्स, उस समय बहुत बड़ी बात। ब्रैकेट में पर्शियन पीएस लिखा होता था, पर्शियन स्क्रिप्ट। उस समय बहुत बड़ी बात। तो ये उस समय उन दिनों बड़ी बात होती थी। वो लेकिन एक आपने जैसे अपने परिचय में भी जिक्र किया है कि 2 दशक जीवन के जो विभाजन की त्रासदी थी उसका दंश झेलते हुए बीते हैं। एक विपुल साहित्य आपने किया जो विभाजन पे है, आपने किया है, विभाजन की गाथाएं हैं और विभाजन किसी का जो अध्याय है उसको लेकर के है। उजड़े दयारों में लोबान की खुशबू है, कहाँ भरे हैं घाव, साजे पुल, कई पुस्तकें आपकी आई हैं। तो क्या दर्द था, क्या टीस थी जो आपको परेशान करते रहे? और मैं देखता हूँ कि हर साल आप पत्र पत्रिकाओं में, अखबारों में उस विभाजन की त्रासदी से जुड़े हुए चित्र उभरते हैं आपके सृजन में। तो वो क्या थी, दर्द क्या? बात ये है कि अभी तक भी इतने वर्ष आप बीत गए, आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अब 78 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वो कहानियाँ वो जो बिखरी पड़ी हैं वो सारे के सारे घाव अभी तक ताज़ा हैं। और सिर्फ ये हमारे परिवेश में नहीं, उधर भी कुछ संवेदनशील लोग हैं जो अब तक उन चीज़ों को भुला नहीं पाए। मसलन उसमें हमारी जो सांस्कृतिक समरसता है उसको भी कई बार हमें बड़ा मुश्किल होता है उसको छिटकना, ये उससे मुक्ति पाना बड़ा मुश्किल होता है। मैं उदाहरण के लिए मैं आपको दे दूँ, अब हम राखीगढ़ी की बात इन दिनों कर रहे हैं। राखीगढ़ी को विश्व का एक प्रमुख पर्यटन केंद्र बनाने का संकल्प हरियाणा सरकार ने भी व्यक्त किया है। अब वो राखीगढ़ी जिस संस्कृति की, जिस सभ्यता की राजधानी थी, वो सभ्यता हड़प्पा थी। और हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान का एक शहर है। मतलब बहुत कुछ चाहते हुए भी लगता यह है कि वो एक रक्तिम लकीर से विभाजन ये हुआ, जिसमें ना तो संस्कारों को देखा गया, सिर्फ ये देखा गया, और ना ही किसी से पूछा गया, कोई जनमत संग्रह नहीं हुआ, सिर्फ ये देखा गया कि कॉन्टिग्विटी, निरंतरता होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि अगर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है तो उसको पाकिस्तान, और अगर हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है तो वो उसको। लेकिन उस वक्त अंदाज़ा लगाया ही नहीं गया कि इतने व्यापक स्तर पर विस्थापन भी होगा, करना होगा, और इसलिए वहाँ पर विभाजन की जो त्रासदी है ये करोड़ों लोगों को झेलनी होगी। और यही कारण है कि आज भी वही संवेदनाएं जो हैं वो कुनमुनाती हैं, इधर भी उधर भी। और उनसे मुक्ति पाना जो है ना गुलजार साहब के लिए संभव हो पाया कि संपूर्ण सिंह गुलजार मूल रूप से भारतीय नहीं हो पाए, उनके संस्कारों में उनका गांव पाकिस्तान का दीना जो है अब भी बसा हुआ है। और अब भी ये देखिए कि ये वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, नवाज शरीफ के भाई, तो वो शरीफ ख़ानदान के जो आवास है लाहौर में निजी, उसके बाहर लिखा हुआ जट्टी उमरा। जैसे मकानों के बाहर हम लोग अपने मकानों के नाम लिख देते हैं, फलां गृह, फलाना निवास, या ऐसा कुछ कर लेते हैं। तो जट्टी उमरा, जट्टी उमरा क्या है? वो एक गांव है अमृतसर का, जहां पर इनके सारे बुज़ुर्गों की, पुरखों की कब्रें हैं। अब तक ये लोग 78 वर्ष के बाद भी जट्टी उमरा से मुक्त नहीं हो पाए।
तो ये बड़ा एक अजीब सा विभाजन था जो किसी भी दृष्टि से, ना वैज्ञानिक दृष्टि से, ना सभ्यता की दृष्टि से, ना संस्कारों की दृष्टि से, ना ही भाषा की दृष्टि से ये संभव ही नहीं था। जी। आपने पाकिस्तान की कई यात्राएँ की हैं, जी। अपने जन्म भूमि पे आप गए, कैसा माहौल था, लोग कैसे सोचते हैं? मैं अभी समझता हूँ कि जो आम आदमी है वो बाकायदा उतना ही प्यार देता था, बहुत ज़्यादा। मुझे ये भी संयोगवश मैं ये भी ज़रा बताना भी ज़रूर चाहूँगा कि ये मैं शायद उन गिने-गिने भारतीयों में से हूँ, जिनको विभाजन के बाद ट्रिब्यून परिवार के जो मूल कार्यालय था वहाँ भी उसको दर्शन करने का, वहाँ नमन करने का अवसर मिला। जब मैं वहाँ पर गया तो मैंने विशेष रूप से आग्रह किया कुछ पत्रकारों से कि मुझे वो ट्रिब्यून का जो दफ्तर जहाँ पर था वो भवन देखना है, वहाँ नमन करना है। तो मुझे ले जाया गया वहाँ। किश्वर नाहीद थी एक साहित्यकारा, तो वो मुझे वहाँ बाकायदा ले गई। और तब जब वहाँ के संपादक थे, मैंने उन्हें बताया तो वो बड़े प्रसन्न भाव से हुए। वो बिल्डिंग वही है जिस पर जब मैं गया था तो पाकिस्तान टाइम्स वहीं से छपता था। अर्थात पत्रकारिता कई बार कुछ जगह की ईंटों में, ईंट गारे में और वहाँ की हर चीज़ में रची बसी होती है। तो उन्होंने बताया कि यहाँ संपादक बैठते थे कालीचरण जी, यहाँ कभी कभी हमारे संस्थापक मजीठिया साहब बैठते थे। तो एक प्रकार से सारा का सारा वातावरण जीवंत रूप में मेरे सामने आया कि कितनी गरिमापूर्ण परंपराओं से हम लोग निकले हैं। और आज स्थिति ये है कि कोई भी सुनिश्चित रूप से ये कह नहीं सकता कि हम कहाँ तक पहुँचे। हम अभी तक भी संबंधों के उस दुराव को मन से निकाल नहीं पाए। मेरी नवीनतम जो पुस्तक आई है विभाजन पे, उसको कि कब तक ढोएंगे, बेताल की बात है कि ये बेताल जो है कंधे से उतरता ही नहीं विभाजन का। हम एक बार उतारते हैं, छिटकते हैं, उसके बाद बेताल फिर लौट आता है। तो ढेरों प्रश्न हैं। आप जैसे मेरा भी चर्चा आपसे हुई थी, आपकी पुस्तकों का शतक लगने वाला है, करीबी है, और इसके अलावा 10 पुस्तकें आपने संपादित भी की हैं। सबसे दिल के करीब कौन सी पुस्तक है आपकी? मैं अभी समझता हूँ कि सबसे पहली पुस्तक जो है पाषाण युग, मैं इसको महत्वपूर्ण मोड़ मानूंगा इसलिए कि उन दिनों कितनी ईमानदारी से लेखन, वैसा लेखन आज के युग में या आज के समय में शायद संभव भी ना हो। बड़े सहज भाव से हम लोग अपनी बात कह लेते थे और इसी में बहुत सारी ऐसी कविताएं भी हैं जो उस समय चल रहे बीटनी का आंदोलन या दूसरा ये कविता आंदोलन, उनकी शुरुआत में जो कविताएं सामने आई थी, जो दौर था, वो एक बिल्कुल आप निश्चल भाव से अपनी सहज भावाभिव्यक्ति को आप एक स्वरूप दे सके, ये उन दिनों ही संभव होता था। और उन दिनों में दोनों तरह की कविताएं छंदमुक्त भी थी। इसमें भी आप देखेंगे पाषाण युग में भी जब भी आपको अवसर मिले, छंदमुक्त भी हैं लेकिन बहुत सारी छंदबद्ध भी कविताएं हैं। उनमें कहीं भी टूटता नहीं है, जो लयबद्धता टूटती नहीं है। आप जुलाई आने वाले दिन 9 जुलाई को जो है 9वें दशक में प्रवेश करेंगे, तो अभी भी आप में युवाओं जैसी ऊर्जा और सक्रियता है। ये ऊर्जा का राज क्या है? नई पीढ़ी के सृजनकारों को क्या कहना चाहिए? राज कोई ना तो कुछता है ना कोई दवाइयाँ हैं। मैं दवाइयाँ ही बहुत कम लेता हूँ, बहुत कम खाता हूँ। तो मुझे अब भी लगता है कि अगर मैं लिखना जारी रख सकता हूँ, कलम मेरे हाथ में है, तो वो मुझे पूरी ऊर्जा, शक्ति और ये सब कुछ देती है, प्रेरणा भी देती है, मुझे जिंदा रखती है। मैं समझता हूँ कि लेखन जो है सबसे बड़ा एक सत्य है, ऐसा सत्य और ऐसा एक पकवान भी है जिसे खाकर आप मानसिक रूप से हृष्ट पुष्ट तरोताज़ा रह सकते हैं और आप तटस्थ भाव से अपनी प्रतिक्रिया, अपने सामाजिक परिवेश के प्रति, अपने राजनीतिक परिवेश के प्रति बड़ी ईमानदारी के साथ आप अभिव्यक्त कर सकते हैं। आपके परिवार में होम्योपैथी की विरासत भी रही है, आप एक पूर्ण रूप से चिकित्सक भी हैं। ये आपके सेहत के लिए कितना महत्वपूर्ण है? आप सामाजिक संबंधों के लिए तो महत्वपूर्ण ही है, वो मिठास आपके सृजन में भी है, जो होम्योपैथी गोलियों की मिठास होती है, तो वो कितना सहायक आपके जीवन? नहीं साहब, मैं समझता हूँ कि वो भी सहायता मुझे वो रामावतार त्यागी की वो पंक्ति याद आती है कि हारे थके मुसाफिर के चरणों को धोकर पी लेने से, कि हारे थके मुसाफिर के चरणों को धोकर पी लेने से मैंने अक्सर ये देखा है, मेरी थकन उतर जाती है। तो ये जो स्थिति है, ये समझता हूँ कि मेरे जो चिकित्सा का जो मेरा व्यवसाय है, जो मैं जिसमें अंशकालीन ही मैं काम कर पाता हूँ,
क्योंकि मुझे बाकी भी बहुत सारे दायित्व हैं जो निभाने होते हैं, एक पत्रकार के रूप में भी और एक साहित्य सेवी के रूप में भी। तो मैं समझता हूँ कि जितने भी ज़्यादातर रोगी मेरे पास मानसिक रोगों से ग्रस्त होते हैं ज़्यादातर, और मैं समझता हूँ कि मैं उनके लिए एक बेहतर एक चिकित्सा प्रणाली के माध्यम से ये कुछ उनमें थोड़ा-सा ये भाव, जीवन के प्रति दिलचस्पी, जीवन के प्रति एक उमंग, ये सब कुछ देने में मुझे सफलता मिल जाती है, क्योंकि मैं एक रिश्ता उनके दर्द के साथ, उनकी पीड़ाओं के साथ, उनकी बीमारियों के साथ जोड़ लेता हूँ इस प्रकार से कि मैं उनके जीवन में कुछ एक सार्थक भूमिका निभा सकूँ। इस लंबी साहित्यिक यात्रा के बीच में कुछ दुखांत भी थे। जी। आपने 2 पुत्रों को इस बीच में, ये बहुत कष्टकारी होता है एक पिता के लिए सहना। उस संकट से कैसे उभरे आप? मैं समझता हूँ कि लेखन ने मेरी सहायता की। यदि मुझे कलम पकड़ना ना आता, यदि भाषा मुझे थोड़ा-सा संरक्षण ना देती, तो शायद किसी भी सदमे से निकलना ये संभव नहीं हो पाता। इसी कलम ने मुझे बताया है कि जीना है और अपने पूरे परिवेश के लिए जीना है। अगर कोई क्षति है तो वो नितांत निजी है, उसको आप सामाजिक परिवेश पर थोप नहीं सकते। मैं वहाँ आंसू लेकर गली-गली में नहीं जा सकता, लेकिन मैं बहुत सारे लोगों के बहते हुए आंसुओं को पोंछने में मैं सफल महसूस करता हूँ अपने आप को। तो उसके लिए मैं अब भी समझता हूँ कि कलम बहुत बड़ी बात सबसे बड़ा एक हथियार है जो मेरे काम आता है। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने की है। बल्कि आपने धीरज तिरखा स्मृति फाउंडेशन के ज़रिए युवाओं को, साहित्यकारों को, मेरा प्रयास यही रहा ये है। भी एक बहुत बड़ा वो था उनको स्मृतियों को याद रखने के लिए। आपने अमृता प्रीतम, देवेंद्र सत्यार्थी, महादेव वर्मा, निराला जी, जैनन जी का अक्सर जिक्र किया है रचनाओं में। कौन रचनाकार ज़्यादा आपको प्रभावित करता है? नहीं, अगर तो जीवन वृत्त का अध्ययन करना हो, किसी की जीवन शैली का, तो निराला जी से बढ़कर आपके सामने कोई भी और व्यक्तित्व नहीं ठहरता। सृजनशीलता देखनी हो तो महादेवी वर्मा जी से बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला, और एक मस्ती देखनी हो, साहित्यिक मस्ती, तो वो देवेंद्र सत्यार्थी। और यदि समर्पण भाव से कविता के माध्यम से संवेदनशीलता को उजागर होते देखना या उजागर कर पाना, ये स्थिति देखी हो तो वो अमृता प्रीतम में, और उनके जो उस काल के जो अन्य कवि थे उनमें बाकायदा इवन शिव कुमार बटालवी। जी। तो हर बात में सवाल करना कि मुझे याद है शिव, मैं और दोनों अच्छे दोस्त रहे हैं। शिव, मैं और कुमार विकल, हम तीनों ही एक जुंडली में थे हुआ करते थे, और मेरा थोड़ा सा उनसे ज़रा रहता था दुराव भी, वो कुछ एक निजी आदतों को लेकर। लेकिन उस वक्त में मुझे याद है कि जीवन के प्रति प्रश्न करने की जो बात होती थी वो कितना ज़्यादा होती थी कि शिव कुमार बटालवी की एक कविता है, 2 पंक्तियाँ सिर्फ आपसे बांटूंगा मैं, कि 25 साल का हुआ तो उसकी एक कविता थी कि उम्र दे 25 वरे ते दिन सवा को 9000, केड़े मकसद वास्ते देते ने आखिर मैं गुजार, केड़े मकसद वास्ते इन्ने मैं सूरज खा लए, केड़े मकसद वास्ते सिर ऐनिया रातां दा पार। तो ये जो है ना, जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण के जीवन का विश्लेषण जब कवि करता है तो किस ढंग से करता है, ये मेरे आसपास के लोगों ने मुझे सिखाया है। जी, आपके शायर मित्रों में साहिर लुधियान जी, बशीर बद्र जी, नीरज जी संपर्क में रहे हैं। इनमें कौन रचनाकार आपको बहुत प्रभावित करता है, दिल को छूता है? नहीं, दिल को छूने वाली बात जहाँ तक है, जीवन को जिस ढंग से जिया, मुझे लगता है कि इसमें 2 व्यक्तियों का ज़्यादा मैं समझता हूँ कि मेरे पे भी असर रहा, और शायद अपने पूरे परिवेश पे रहा। एक नीरज और दूसरे साहिर। साहिर का इसलिए कि उसने हर परिस्थिति में, जैसे अब जंग की बात होती थी, युद्धों की बात होती थी, या अकाल की बात, बंगाल के अकाल की बात, तो उसमें सामाजिक सरोकारों पर जो सटीक टिप्पणियाँ हैं, सिर्फ आप ताजमहल की बात छोड़ दीजिए, बहुत सारी ऐसी सटीक टिप्पणियाँ हैं उसकी कि जंग मसलों का हल क्या देगी। तो उसने प्रश्न बाकायदा लगाए हैं कि जंग तो खुद ही एक मसला है। तो वो वैसे सकारात्मक रूप से, सार्थक रूप से उसने बहुत सारे प्रश्न अपने जीवन काल में, अपनी गज़लों, अपनी उनके नज़मों के माध्यम से उठाए। वो बड़े प्रबल हैं। और आज देखिए, मैं समझता हूँ कि यही बात जो है, जिसे आप कहते हैं कि ये कालजयी होना, तो ये कालजयी वही चीज़ें हैं जो काल के किसी भी मोड़ पर आपको
आपके सामने बहुत सारे प्रश्न उठाती हुई और बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर देती हुई शख्सियतें मिल जाती हैं। तो इनमें साहिर और दूसरा ये शिव कुमार, बशीर बदर और नीरज साहब विशेष रूप से, कि नीरज साहब में एक गेयता, बड़ी एक लयबद्धता बड़ी अद्भुत होती थी। मुझे एक छोटा सा एक संस्मरण याद है, तो अगर समय है तो मैं 2 मिनट में बात ख़त्म कर दूंगा। कि इत्तेफाकन संयोगवश नीरज जी एक बार चंडीगढ़ में आए और तत्कालीन राज्यपाल, मैं नाम लेना ज़रा परहेज़ करूंगा, तो मैं उनके पास चला गया। तो मैंने कहा जी वो नीरज जी आए हुए हैं और हमारी तो राष्ट्रीय धरोहर हैं, तो अगर आप कहें तो उनको राजभवन ले आए। तो कहने लगे आप नीरज जी को तो ले ही आओ भाई, कोई भी साहित्यकार आया करे ले आया करो। जी जी। तो मैंने कहा जी इतनी ज़्यादा संवेदनशीलता आप पे साहित्यकारों के प्रति कैसे आ गई? हाँ जी। तो उनका उत्तर था भाई एक बार ऐसा हुआ कि मैं एक प्रदेश का मुख्यमंत्री था, मैं उस प्रदेश का नाम भी नहीं ले रहा, आप समझ जाएं तो अच्छी बात है। उस प्रदेश में संयोगवश महादेवी वर्मा जी आई किसी दीक्षांत भाषण के लिए। मुझे मेरे निजी सचिव ने, जो एक ब्यूरोक्रेट थे, उन्होंने कहा कि महादेवी जी आई हुई हैं, अगर आप कहें तो उनको मुख्यमंत्री आवास पे बुला लिया जाए थोड़ा सा प्रीति भोज के लिए। तो मेरे मुंह से निकल गया कौन महादेवी। अब कौन महादेवी मेरे मुंह से निकल गया तो उस वक्त मेरे पास एक पत्रकार बैठे थे, ये उनका अपना जो है उल्लेख है उन राज्यपाल महोदय का। पत्रकार ने नेक्स्ट डे, अगले दिन, अपने अखबार में, समाचार पत्र में सबसे जो मुख्य जो एक बॉक्स था, टॉप बॉक्स में स्टोरी लगा दी कि मुख्यमंत्री पूछते हैं कौन महादेवी। और वो कहते हैं कि वो खबर छपने के तत्काल बाद मुझे दिल्ली बुलाया गया प्रधानमंत्री द्वारा, और विशेष विमान से मुझे बुलाया गया और मुझसे त्याग पत्र लिया गया और मुझे अपना पद छोड़ना पड़ा। कि उस वक्त प्रधानमंत्री जो भी थे उन्होंने कहा कि देखिए, अगर मेरे राज्य का मुख्यमंत्री, कोई मुख्यमंत्री या मेरे दल का कोई मुख्यमंत्री ये नहीं जानता कि महादेवी वर्मा कौन है, तो मैं उसे इस पद के योग्य नहीं मानती, जो भी आप उसको स्वरूप दे लें। और हटा दिया गया। तो उसके बाद मैंने एक संकल्प लिया कि साहित्यकार कोई भी आए बाबा, मैं उनका हमेशा स्वागत करूंगा। तो एक बात तो हल्के फुल्के ढंग से थी, लेकिन मूल रूप से ये संवेदनशीलता और एक साहित्य की जो सात्विक ताकत थी, सात्विकता है। आपकी विभाजन के बाद आप अबोहर आपकी कार्यस्थल रही है, फिर आप हरियाणा मुख्य रूप से आपका सृजन का केंद्र हो गया, ये कैसे संभव हो पाया? और दूसरी बात ये कि मैं 2001 में भी आपसे मिला था, तब से और 2025 आ रहा है, लगातार आप अकादमी के पदों में हैं, विभिन्न राजनीतिक दलों की सत्ताएं आती जाती रही, तो उनके साथ सामंजस्य बना पाना कैसे संभव हुआ? नहीं, मैंने कभी राजनीतिक रूप से ये नहीं देखा कि राजनीतिज्ञ कौन है, कौन से दल का है। मेरे लिए था कि साहित्य के प्रति जिसका भी जुड़ाव है, उसके माध्यम से साहित्य के बारे में कुछ सार्थक बातचीत की जा सकती है, सार्थक कदम उठाए जा सकते हैं। तो शुरुआती दौर में मुझे इस तरफ लाने का श्रेय स्वामी केशवानंद जी और उनसे पहले चौधरी देवीलाल जी को भी था कि मुख्य रूप से जब ये आतंकवाद का ज़्यादा दायरा बढ़ा, तो उस वक्त मुझे वहाँ से प्रशासन की ओर से भी कहा गया कि आपके लिए बेहतर यह कि आप कुछ समय के लिए शहर से चले जाएं। और उस समय फिर मैंने अपना जीवन जो है वो पत्रकारिता में बिताना आरंभ किया, और सबसे पहले मुझे अवसर मिला जहाँ तो बीच में, हालांकि नवभारत टाइम्स में भी मैं अज्ञे जी के चरणों में बैठकर वहाँ बहुत कुछ मैंने सीखा था, नवभारत टाइम्स के डेस्क पर भी। लेकिन उसके बाद विश्वमानव, जैसे आपने स्वयं ही उल्लेख किया है, और उससे पहले वीर प्रताप और इन सारे अखबारों से मैं जुड़ा रहा काफ़ी देर। तो विश्वमानव के बाद जनसंदेश की पारी हो गई शुरू, और जनसंदेश की पारी के बाद फिर जब घर में कोई त्रासदी हुई तो मुझे लगा कि पत्रकारिता ही मेरी सहायता करेगी, कलम मुझे संयोग जीने की एक प्रेरणा देगा, ललक देगा। तो मैंने फिर ये युगमार्ग का शुरुआत इसकी की, और युगमार्ग आज भी चल रहा है, दैनिक समाचार पत्र के रूप में। डेमोक्रेटिक वर्ल्ड जो है, डेमोक्रेटिक वर्ल्ड बाकायदा नियमित रूप से एक अच्छी साहित्यिक भी और एक सामयिक प्रश्नों को संबोधित करने वाली, मुखातिब होकर जो चलने वाली पत्रिका, वो अंग्रेज़ी में भी थी और हिंदी में भी थी। जी। तो सब एक समय ऐसा था साहित्यकारों का, मेरे खुद नाना जी पहले डिलीट थे हिंदी के, डॉक्टर पीताम्बर बर्थवाल जी, तो बहुत आर्थिक अभाव में गुजरा है। तो फिलहाल दौर ऐसा है कि साहित्यकारों के साथ, सरस्वती के साथ लक्ष्मी जी का सामंजस्य भी है।
तो आपको इसको किस तरह देखते हैं कि स्थितियाँ ठीक हुई हैं साहित्यकारों की? नहीं, कुछ एक मामलों में तो ठीक हुई हैं, लेकिन कुछ एक मामलों में हम लोग सही अब भी मूल्यांकन कई बार नहीं कर पाते। हमारे जो व्यवस्था है, जो तंत्र है, वो पूरी तरह से कलम के जो साधक हैं, उनके साथ पूरा न्याय कर पाता हो, ये तो अभी भी उस बात का अभाव लगता है। जब हम वैश्विक स्तर पर पत्रकारिता को देखते हैं, तो वहाँ की पत्रकारिता और वहाँ पत्रकारों की जो एक स्थिति है, जिसमें वो बिल्कुल घर की ज़रूरतों से ऊपर उठकर कुछ सामाजिक परिवेश की ज़रूरतों से मुखातिब हो सकें, वो परिस्थितियाँ उनको वहाँ के तंत्र ने दी हैं। जबकि यहाँ हमारे यहाँ अभी इस चीज़ का अभाव है, और आने वाले वक्त में धीरे धीरे ये अभाव भी दूर होता जाएगा। आप एक बहुत अच्छी स्थिति में हैं और सत्ता से भी आपके संपर्क रहे हैं, अच्छे हैं भी और रहे भी हैं। क्या साहित्यकारों को जो जिनके आर्थिक कोई साधन नहीं है, उनके लिए कोई पेंशन की योजना कभी सोचा आपने, कभी इस तरह नहीं, किया? देखिए, मैंने एक बार प्रयास किया था कि सबसे पहली बात तो ये कि जो साहित्यकारों के लिए निःशुल्क यात्रा की। साहित्यकार बेचारा कई बार यात्रा ही नहीं कर पाता था कि आर्थिक अभाव। तो वो एक योजना शुरू की जो आज भी चल रही है। उस योजना को चलते हुए 35 वर्ष हो गए, लगभग 35-40 वर्ष, और उसके माध्यम से, उस सुविधा के माध्यम से अब भी प्रदेश के सभी साहित्यकार, वयोवृद्ध भी, वो कहीं भी आ जा सकते हैं उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं सुविधाओं के माध्यम से। इसके अलावा बाकी कलाकारों के लिए कुछ उन दिनों में योजनाएं शुरू की थी कि जो सांस्कृतिक कलाकार हैं उनके लिए, क्योंकि उनकी एक एज के बाद या तो रियाज ख़त्म हो जाता है या फिर वाद्य यंत्रों पर सरगम की वो जो धुनें हैं वो मध्यम पढ़नी शुरू हो जाती हैं, तो उनके लिए भी कुछ प्रयास किए गए। इसी प्रकार से पुरस्कारों की राशियां निरंतर बढ़ती गईं। बात 1 लाख से शुरू हुई थी, सूट सम्मान की अब 5 लाख है। तो ये सारी की सारी चीज़ें समय के साथ साथ बदलने का प्रयास सिर्फ इसलिए हुआ कि साहित्यकारों को यथासंभव सामाजिक प्रतिष्ठा और आर्थिक सुरक्षा जो है मिल सके, लेकिन अभी भी बहुत काम इस दिशा में बाकी है। पिछले दिनों देखने में आ रहा है किताबों में गुणवत्ता में गिरावट है। लोग स्वतः सुखाई के लिए छाप रहे हैं, और समीक्षा के लिए जो पुस्तकें आती हैं 60% ऐसी होती हैं कि वो समीक्षा करने लायक नहीं होती हैं। तो इस चुनौती से कैसा मुकाबला किया जाए, क्योंकि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में सुधार आया है, पैसा लोगों पे है। इसके लिए सबसे बड़ी संकट वही है कि छपास रोग जो है, ये भी एक अपने आप में जैसे एक वायरस की तरह फैल गया है। और मैंने अगर 90 या 100 के लगभग पुस्तकें मेरी हो चली हैं, तो मैं समझता हूँ कि मेरे से भी ज़्यादा संख्या में लोगों ने पुस्तकें लिखी हैं, और मेरे से बहुत कम उम्र वाले में जी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब पुस्तक ख़रीद कर पढ़ने को कोई तैयार नहीं होता। ये सबसे बड़ा संकट है। और सरकारें भी पहले पुस्तकों की खरीद करती थी, अच्छी स्तरीय पुस्तकों की एक कमेटी बनती थी, जांच पड़ताल करती थी। वो कमेटियां भी अब लगभग समाप्त हो गई हैं। तो एक प्रकार से जो संरक्षण है स्तरीय रचनाओं के प्रति, उनको या प्रदान करने की बात जो है, वो चीज़ें भी एक संकट में देख रहा हूँ साहित्यिक गोष्ठियों में बुजुर्ग लोग ही नजर आते हैं, युवा नहीं जुड़ पा रहे। क्या युवा? इसलिए कि युवा, देखिए, बात यह है कि बदलते हुए परिवेश में अगर आप तकनीक का सहारा नहीं लेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, संकट हो जाएगा। चुपके चुपके डिजिटल दुनिया में भी दस्तक दे दी है, और 2021 में हरियाणा का यूट्यूब चैनल शुरू हो गया था। तो कितना अभी रेंज कितनी है? अब 20,000 से ज़्यादा उसके रेगुलर नियमित सब्सक्राइबर हैं। और कुछ एक, मैं तो बड़ा कई बार हैरान भी होता हूँ, लोग कैसे वक्त निकाल लेते हैं कि कुछ एक उसमें ऐसे भी वीडियोस आए हैं जिनको देखने वालों की संख्या 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख तक हुई है। तो ये इतनी संख्या में अगर अपना समय लोग इसकी व्यस्त जीवन की दौड़ धूप में से भी निकाल लेते हैं, तो ये एक है, इसमें, इस विधा में कुछ है। इस विधा में बहुत कुछ किया जा सकता है, संभावनाएं अपरिमित हैं। अब आपको काफ़ी प्रतिष्ठा पूरे देश में मिली है। आपको सौहार्द सम्मान उत्तर प्रदेश में मिला, भोपाल में आपको अटल वाजपेयी सम्मान मिला, बिहार में कर्पूरी ठाकुर सम्मान आपको दिया गया, पंजाब में शिरोमणि सम्मान आपको दिया गया। इस तमाम प्रतिष्ठा और प्रशंसाओं के बीच में कुछ छूटा है जो मन में अधूरा है कि मुझे ये करना था, मैं अभी कर नहीं पाया, ये करना है? नहीं, इसमें ये तो बहुत कुछ अभी मैं समझता हूँ कि अभी कुछ भी नहीं कर पाया। मैं उस दृष्टि से देखूँ कि मैं अभी भी अपने आप को या अपनी रचनाओं को कालजयी श्रेणी में रखने के लायक नहीं अपने आप को महसूस करता। कि बहुत सारी चीज़ें जो अब हमें कमायनी आज भी याद है। हम सूर के पद आज भी हम बाकायदा नियमित रूप से मंदिरों में भी गाते हैं और मंचों पर भी गाते हैं। और उसके बाद साहित्यिक जो परिसंवाद हैं उनमें उनकी चर्चा होती है।
लेकिन अब ये कालजयी रचनाओं का जो दौर है वो मुझे तो नहीं लगता कि मैं उसके आसपास भी पहुंचा हूँ। मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ देना है या कुछ विशिष्ट देन ड्यू है, अब बकाया है, जो मुझे अपने दायित्व बोध के प्रति गंभीर ये करती है। जो डिजिटल दौर की जो सोशल मीडिया की पीढ़ी है, इसको लेकर के जो तुरंत दो शब्द लिखती है और फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे भागती है, उस पीढ़ी से कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैं समझता हूँ कि उसमें स्तरीयता, जो भी फेसबुक से जुड़े हुए हैं या जो फेसबुक को एक अच्छे माध्यम के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, या इसमें यूट्यूब पर यूट्यूबर हैं बहुत सारे, तो देखिए एक सुविधाएं तो आपके सामने तकनीक की दृष्टि से आ गई, लेकिन उसके साथ साथ जो तकाज़े हैं, जो अपेक्षाएं हैं इन माध्यमों की, वो तो आप पूरी कई बार नहीं कर लेकिन पाते। एक मौलिकता का बहुत बड़ा संकट है। चोरी की घटनाएँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। यहाँ से मैटर पिक किया, वहाँ से पिकअप किया और उसको भेज दिया। हो सकता है कल आने वाले दिनों में कोई प्रेमचंद की रचना किसी और के नाम से आ रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल ये और संभव होगा। तो ये कैसे इस पे रोक लगेगी सर? इसमें कुछ नहीं, इस पर रोक लगाने का काम भी साहित्यकारों का ही है। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव को क्षमा नहीं किया, और कहीं कहीं उसको ये कठिन काव्य का प्रेत भी ये कहकर जो उन्होंने उस वक्त जो टिप्पणी दे दी, वो टिप्पणी अब तक केशव जी के माथे पर लगी हुई है और वो उससे धुलने का नाम नहीं लेती। केशव ने अपनी काल में बहुत कुछ दिया है, लेकिन अभी वो चीज़ें बनी हुई हैं। तो ये थोड़ा सा ना, इसमें गांभीर्य जो है, समकालीन जो साहित्य के इतिहासकार हैं, साहित्य का इतिहास लिखने वाले, उनको तात्कालिक रूप से इन बातों का गंभीर नोटिस लेना चाहिए। डॉक्टर त्रिखैरा, आप हमारे बीच में आए, हमारे संवाद मंथन कार्यक्रम में। नहीं, मन मेरा था कि सौभाग्य। आपसे और बातें करें, लेकिन हमारे सब समय की सीमा नहीं, है। मेरा सौभाग्य है। फिर कभी हम आपसे मुलाकात करेंगे। और पाठकों के लिए आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई, सृजन से जुड़ी बातें बताई। आपका दैनिक ट्रिब्यून परिवार से धन्यवाद। नमस्कार।